फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने विश्व व्यापार से संबंधित जो गुरुत्व मॉडल है, अन्य जो कुछ थ्योरीज हैं, उन सभी को डिस्कस किया। अब आज की क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि कृषि भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि भूगोल भी आपकी आर्थिक भूगोल का यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका ही पार्ट है। और इसमें आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमारी कृषि के ऊपर किन भौतिक और सामाजिक इत्यादि कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मृदा का क्या प्रभाव है, जल का क्या प्रभाव है। इसके साथ ही फिर किसान का जो दृष्टिकोण है, किसान के पास जो पूंजी की उपलब्धता है, इनका क्या प्रभाव है। इन चीजों को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं आज हम लोग अपनी कृषि भूगोल में एक फाउंडेशन, एक नींव का निर्माण करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी कृषि है इसके ऊपर जलवायु का प्रभाव समझ लेते हैं। वैसे तो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंटल, सभी कृषि के ऊपर प्रभाव रखते हैं। लेकिन हम लोग तीन मुख्य चीजों की बात करेंगे, एक तो जल, दूसरा तापमान और तीसरा ढाल। तो देखिए, जल क्या है। जल अगर कहीं पर बहुत ज्यादा होगा तो आप जानते हैं वहां पर पहली चीज होगी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन की वजह से मृदा की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। इसके साथ ही अगर कहीं पे जल जम जाता है यानी कि एक जगह पर जल इकट्ठा हो जाता है तो फिर पौधे की जो जड़ें हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही देखिए, अगर कहीं पर जल कम है यानी कि जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो फिर वहां पर कृषि की संभावनाएं भी सीमित होती जाएंगी। जैसे कहीं पर थोड़ा कम है तो वहां पर मोटा अनाज हो जाएगा। अब कहीं पर सहारा मरुस्थल जैसा हाल है तो वहां पर कोई भी कृषि नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज हो गई जल। अच्छा, जल का ही एक अपना दूसरा रूप हो गया हिम। तो हिम जो है यानी कि जो स्नो कवर हम लोग जिसको कहते हैं, उसका भी प्रभाव एग्रीकल्चर पर पड़ता है। देखिए, अगर जमीन के ऊपर लंबे समय तक स्नो जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी, तो वहां पर जो कृषि के लिए जो समय मिलेगा कृषक को वो बहुत कम होगा। यानी कि फार्मर जो है, मालूम हुआ पूरे साल में केवल 7 महीने कृषि कर पा रहा है या 6 महीने कृषि कर पा रहा है। जैसे कि कनाडा है, स्कैंडिनेविया के देश हैं, स्कैंडिनेविया के देश आप पढ़ सकते हैं मैप में। तो स्कैंडिनेविया के देश हो गए, कनाडा हो गया, इन सब में लंबे समय तक सतह के ऊपर जो स्नो है वो कवर रहता है यानी कि स्नो पड़ी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खेती का काम है वो देरी से हो पाता है। दूसरी बात देखिए, तापमान आ गई, बहुत सिंपल बात है। कोई भी फसल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विटलसी वगैरह के, जब हम लोग कृषि प्रदेश देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो फसल है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो वो फसल नष्ट हो जाएगी। जैसे गेहूं के लिए 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम सीमा है, अगर इसके नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग फसलों को जो टेम्परेचर चाहिए है उसका भी मेंटेन होना जरूरी है। तीसरी चीज आती है ढाल। देखिए, अब ये पर्वतीय ढाल है इस तरह की, तो यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि हो पाएगी। वहीं पर हमारे जो मैदानी भाग हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वहां पर जो गेहूं है, चावल है, इस तरह की फसलें आराम से हो जाती हैं। इसके साथ ही देखिए, ढाल का बहुत बड़ा प्रभाव तापमान पे भी होता है। यानी कि अगर कहीं पे बहुत ऊंची जगह है तो जाहिर सी बात है वहां पर तापमान कम होगा, और जो पृथ्वी की सतह है, नीचे का ग्राउंड है, वहां पे तापमान ज्यादा होगा। इसका एक उदाहरण समझते हैं। हम लोग जानते हैं अपने जो विषुवत रेखा है वहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो देश हैं वहां पर चाय की सबसे अच्छी खेती कहाँ होती है, जो वहां के पर्वत है यानी थोड़े से ऊंचे स्थान है। जैसे कि 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो जावा है वहां पर चाय की फसल बहुत बढ़िया हो जाती है। वही बात आ जाती है कि अगर एकदम भूमि के पास होगी तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। लेकिन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे जब हम चले जाते हैं, जैसे भारत में जितना मसूरी ऊंचा है, जहां पर आपका लबासना है, तो जब हम लगभग इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो क्या होता है कि तापमान कम हो जाता है यहाँ ग्राउंड के तुलना में, और अच्छी फसल होती है। तो केन्या में भी ऐसा है, 1400 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय की फसल बेहतर होती है। इसके साथ ही देखिए क्या है, अगर हम लोग ढाल की बात ही करें तो ऐसे मान लीजिए पर्वत के दो ढाल होते हैं। तो एक ढाल होता है जिस पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ती है।
दूसरा ढाल होता है जिसके ऊपर पाला पड़ता रहता है, क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी पूरे दिन नहीं पड़ पाती है। तो जाहिर सी बात है, जिस पर सनलाइट अवेलेबल है इजीली, वहां पर कृषि की ज्यादा संभावनाएं होंगी। तो इस तरह से ढाल, जल की उपलब्धता और तापमान जो है कृषि को प्रभावित करते हैं। फिर देखिए, सामाजिक आर्थिक प्रभावों की बात करते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत ज्यादा योगदान होता है किसी स्थान पर कृषि की परिस्थितियों के लिए, कि कृषि डेवलप है या नहीं है। अब पहली चीज हो गई कि भूमि आपके पास कितने समय के लिए है। देखिए, जैसे भारत है या ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा आप देखेंगे कि जो जमीन है वो किसी और की है, और उसके ऊपर खेती जो कर रहा है वो दूसरा कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से जोतदार, जिसको हम लोग कहते हैं टेनेंट कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए, अगर आपके पास लंबे समय के लिए भूमि है, आपने लीज पर ली जमीन, मान लीजिए 20 साल के लिए, तो आप क्या सोचेंगे कि ठीक है, जमीन में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, खाद का और जो बेहतरीन कीटनाशक वगैरह है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फसल हो और लंबे समय तक जो भूमि की गुणवत्ता है वो बनी रहे। लेकिन वहीं पर अगर आपको केवल 1 साल के लिए जमीन को यूज करना है, तो आप फिर जमीन की गुणवत्ता की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, आप बस इतना सोचेंगे कि मुझे इस साल मैक्सिमम फसल मिल जाए, और फिर भले ही मिट्टी उतनी अच्छी अगले साल के लिए ना रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आपके पास कितने लंबे समय के लिए जमीन रहने वाली है, इस पर डिपेंड करता है कि आप खेती में जमीन की गुणवत्ता पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसी के हिसाब से आने वाले समय में आपको उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात यह भी हो जाती है कि किसके संसाधनों का उपयोग होने वाला है खेत में। देखिए, अगर खेत में दो लोगों के संसाधन यूज हो सकते हैं, एक तो जिसकी जमीन है, दूसरा वो जिसकी जो खेती कर रहा है। अब हो सकता है कि जिसकी जमीन है उसने एक पर्टिकुलर राशि जो है सेट कर दी हो, जैसे आपके पास जमीन है, आपने कहा मुझे 10,000 रुपए चाहिए आपसे, और उसके बाद आपकी जितनी इनकम हो वो आप जाने। तो अब ऐसे में क्या है, जिसको 10,000 रुपए चाहिए, वो इस जमीन के ऊपर 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मुझे अपने 10,000 रुपए से मतलब है, जमीन पर जो इन्वेस्टमेंट का काम है वो उसका है, जो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ऐसे में जमीन को जाहिर सी बात है कम इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है सामने वाला, वो सोचेगा कि जमीन ये मेरे पास तो लंबे समय के लिए रहने वाली नहीं है, तो मैं क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करूं। वहीं पर दूसरी व्यवस्था होती है शेयरिंग वाली, यानी कि जहां पर यहाँ पर फसल जितनी होती है उसमें से 50%, जिसे हम लोगों के यहाँ बटाईदार कहते हैं, 50% मान लीजिए बटाईदार रखेगा और 50% जमीन का मालिक रखेगा। तो इसमें संभावना रहती है कि ये दोनों मिलकर के इस जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोनों को लाभ होने वाला है। तो जो भूमि का कार्यकाल है, इसके साथ ही जोतदार किस तरह का है, इस तरह का है जो 10,000 रुपए दे के एक बार में अलग हो जाएगा, यानी एक निश्चित राशि देने वाला है, या फिर शेयर करने वाला है, फसल का एक हिस्सा वो लेगा और एक हिस्सा जमीन के मालिक को देगा। इन चीजों पर डिपेंड करता है कि जमीन को कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, खेती किस तरह की होगी। अच्छा देखिए, इसमें यह भी हो सकता है कि राज्य का स्वामित्व हो, यानी कि ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि जो जमीन है, जैसे कि इसका एक उदाहरण हो सकता है जो हमारा पुराना यूएसएसआर था, जो एक कम्युनिस्ट राज्य था। तो वहां पर सारी जमीन सरकार की थी और सरकार कृषि कराती थी। तो वहां पर जाहिर सी बात है सरकार ही इन्वेस्टमेंट का भी काम देखती थी। दूसरी चीज हो जाता है संचालन का पैमाना, कितने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो देखिए, किसान की आर्थिक आकांक्षाएं क्या है, जैसे यूपी है, बिहार है, इसमें देखा गया है कि किसान भी बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी वगैरह को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो जहां पर किसान बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ चाहते हैं, किसान बहुत ज्यादा अवेयर है, वहां पर जो खेती का पैमाना है वो भी लगातार बड़ा होता जाता है, जो ऑपरेशंस हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है वो लगातार डेवलप होते जाते हैं। जैसे कि खाद है, बीज है, इसमें लगातार सुधार होता जाएगा। इसके साथ ही फिर देखिए बात आ जाती है कि खेत कितना बड़ा है। भारत में आप जानते हैं कि अधिकतर जो कृषक हैं, 80% के आसपास वो सीमांत हैं। और ये देखिए, जो छोटे छोटे सीमांत कृषक हैं, इनकी जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है। तो ऐसे में अब देखिए, छोटी सी जमीन के लिए ना ये ट्रैक्टर ले सकते हैं, ना थ्रेशर ले सकते हैं। अगर यहीं पर बड़ी बड़ी जमीनें हो, तो क्या है कि किसान को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इस तरह की जो आधुनिक मशीनें हैं
उनका उपयोग करके अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है, ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी खेत का आकार कितना बड़ा है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि कितना प्रोडक्शन होने वाला है, किस तरह की कृषि होने वाली है। अब देखिए, जहां पर छोटी जमीनें होती हैं वहां पर क्या है, एक तो आपको बहुत ही इंटेंसिव फार्मिंग करना होगी। जैसे आपके पास टोटल 2 बीघा जमीन है, अब इस 2 बीघा से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इससे मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना होगा। बीज है, खाद है, बहुत ज्यादा उसका आप उपयोग करेंगे जमीन पे। दूसरी चीज क्या है कि तब भी आपका इससे खर्चा नहीं चलने वाला है। तो जैसे ब्रिटेन में लोग क्या करते हैं कि खेती के साथ जैसे कि डेयरी का काम कर लिया या फिर कुछ मत्स्य पालन कर लिया। जैसे जर्मनी में और पोलैंड में क्या होता है कि लोग खेती के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। अच्छा, ये आपने यूपी बिहार में भी देखा होगा, कई सारे जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि उनके घर वाले जो है खेती का काम संभालते हैं और वो दिन में आकर के यहाँ पर रिक्शा चला लेते हैं। तो इस तरह से यानी लोग कुछ अन्य काम भी करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और ये उनकी मजबूरी है क्योंकि खेती का जो उनका खेत है बहुत छोटा है और पर्याप्त उनको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसके साथ ही जो बड़ा कृषक है उसके पास एक ये भी चीज रहती है कि वो थोड़ा सा बाजार को भी नियंत्रित कर सकता है, यानी कि वो अपने हिसाब से अपने मन के दाम पे बेच सकता है, फसल को स्टोर कर सकता है। लेकिन जो छोटा कृषक है उसके पास ये सुविधा भी नहीं रहती है। और देखिए, एक सहकारी चीज भी हो गई। कई बार क्या होता है कि कई सारे कृषकों का मिलकर के कोऑपरेटिव टाइप का बन गया, जैसे अमूल हो गया एक कोऑपरेटिव। तो वो जो कोऑपरेटिव काम करता है वहां पर कृषकों को ज्यादा फायदा होता है। मान लीजिए कि सभी ने अपना जो डेयरी प्रोडक्शन है उसको एक जगह ला करके इकट्ठा किया, जैसे अमूल में होता है, और उसके बाद उसको बेचा गया। तो यहाँ पर जो हमारे जो डेयरी का काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको भी ज्यादा लाभ होता है। फिर देखिए, परिवहन की बात करें तो परिवहन का प्रभाव भी गहरा है। इसको हम लोग वॉन थुनेन का जो मॉडल है उसमें देखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर आपको डिटेल बता देता हूँ, जो आपका विटलसी और वॉन थुनेन का मॉडल है, इसको मैं बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, इसी प्लेलिस्ट में, सेम प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगी। उनको आप देख सकते हैं। अब इन्हें दोबारा से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि पहले से उसको मैंने पढ़ाया है। और यूट्यूब पे ये अपने वीडियोस जो हैं टॉप 1 रैंक पे हैं, यानी कि काफी अच्छी क्लासेस हैं। तो आप इन्हीं का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि जो मिनरल रिसोर्स है और एनर्जी रिसोर्स है, इस चैप्टर को अभी हम लोग स्किप करेंगे। इसका कारण है कि आगे चल के मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। जैसे ही ये अपनी मेड सिंपल बुक के बेस पे जो सीरीज है ये खत्म होती है तो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, वहां पर ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जो परिवहन है इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही जो श्रम है, श्रम की उपलब्धता, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि किस तरह की कृषि होगी। हालांकि अब देखिए, श्रम का फैक्टर मैंने ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब जो मशीनीकरण हुआ है उसकी वजह से श्रम की काफी कम जरूरत होने लगी है, खासकर अगर विकसित देशों की बात करें। इसके साथ ही पूंजी का तो देखिए प्रभाव पड़ेगा ही। अगर कृषक के पास पूंजी पर्याप्त है तो वो अच्छी खाद का उपयोग करेगा, यानी उर्वरक उसकी अच्छी होगी। इसके साथ ही कीटनाशक अच्छी होगी, बेहतर क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करेगा। तो यानी कि उसकी फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ ही मान लीजिए उसने ट्रैक्टर किराए पे ले लिया, थ्रेशर किराए पे ले लिया। तो जितनी ज्यादा कृषक को कैपिटल आसानी से उपलब्ध होती है कम ब्याज दर पे, उतना प्रोडक्शन अच्छा होता है। और इस सब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा सरकार की नीतियों का। जैसे भारत में क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था है, यानी किसानों की जो फसल है उसका बीमा किया जाता है। इसके साथ ही जो किसान है उनको यूरिया वगैरह सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, यानी कि इसमें सब्सिडी सरकार देती है। इसके साथ ही जो किसानों के लिए बिजली का उपयोग है वो पूरी तरह से फ्री है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं सरकार की जिसकी वजह से भारत में कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। तो सरकार की नीतियों का भी कृषि पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है।